13 दिसंबर 2001 देश की राजधानी दिल्ली और यहां पर लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट हाउस। दोपहर करीब 12 बजे एक एम्बेसडर कार लाल बत्ती लगी हुई और आगे पार्लियामेंट का स्पीकर, होम मिनिस्ट्री का स्पीकर लगा हुआ दाखिल होती है पार्लियामेंट के अंदर और तेजी से वो गेट नंबर 11 की ओर बढ़ती है। गेट नंबर 11 पार्लियामेंट हाउस का वो गेट है जहां से वीवीआईपी मूवमेंट होता है, यानी कि जितने भी बड़े नेता हैं वो वीवीआईपी गेट यानी कि 11 नंबर गेट से ही आते और जाते हैं। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे। गाड़ी के ऊपर, ये गाड़ी जो थी वो एम्बेसडर थी, इसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को भी इस गाड़ी पर कोई शक नहीं हुआ। ये गाड़ी अभी तेजी से आगे बढ़ ही रही थी गेट नंबर 11 की तरफ, तभी अचानक से तत्कालीन उपराष्ट्रपति किशन कांत की एक काफिले की एक गाड़ी से ये एम्बेसडर टकरा जाती है। ये एम्बेसडर जिस गाड़ी से टकराती है वो सुरक्षा कर्मियों की ही गाड़ी होती है। इसमें से 5 हथियारबंद आतंकवादी उतरते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी किसी को कुछ समझ में आ पाता, इससे पहले आतंकवादियों ने बहुत सारे राउंड फायर कर दिए थे। AK-47 हैंड ग्रेनेड से लेकर तमाम हथियारों से वो लगातार चारों तरफ हमला कर रहे थे। इसी बीच CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने जब ये देखा कि आतंकवादियों ने हमला किया है, वो उस ओर दौड़ती हैं। उनके हाथ में सिर्फ वायरलेस था और वो उस ओर देखती हैं और वो ये देख पाती हैं कि कई सारे आतंकवादी जो हैं वो लगातार हमला करते हुए गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तुरंत वायरलेस सेट से अपने जो साथी होते हैं, साथी जवान होते हैं, उनको आगाह करती है। लेकिन जब तक वो आगाह करती तब तक आतंकवादियों की नजर उन पर पड़ चुकी। आतंकवादियों ने उनके ऊपर भी अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी और कमलेश कुमारी वहीं वीरगति को प्राप्त हो। इसके बाद आतंकवादी हमला करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस और तमाम बाकी जो जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं, वो लगातार आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। आतंकवादी उन 5 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जो था उसने अपने ऊपर आत्मघाती बम लगा रखा था, जो कि ऐसा बताया जाता है उसकी प्लानिंग थी कि वो इस जो बॉम्ब वेस्ट था उसको पहन करके पार्लियामेंट के अंदर जाकर के विस्फोट होने वाला था, यानी कि आत्मघाती हमला करने वाला था, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आपको बता दूं कि अभी ये गोलीबारी चली रही थी। आपको बता दूं इसी दौरान जो पार्लियामेंट के अंदर तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर जो थे, स्टेट डिफेंस मिनिस्टर, वो भी मौजूद थे और उनके साथ 100 से ज्यादा लोग, जिनमें सांसद और कुछ कर्मचारी भी जो पार्लियामेंट के थे वो मौजूद थे। आतंकवादियों को रोकने के लिए फोर्सेस बुला ली गई थी। एनकाउंटर चल रहा था, काफी देर तक ये एनकाउंटर चला और सभी आतंकवादी मारे। आपको बता दूं कि जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि ये सारे आतंकवादी जो थे वो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के थे, जिन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। और बताया जाता है कि इस हमले के पीछे जो पाकिस्तान से इन्हें ऑपरेट कर रहा था वो था गाजी बाबा। गाजी बाबा जो है वो एक मास्टरमाइंड आतंकवादी था, जिसे बाद में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, भारत की सुरक्षा फोर्सेस ने मार गिराया था। आपको बता दूं कि ये हमला हुआ, इस हमले में हमारे 9 जो जवान थे, जिसमें कि एक CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी भी शामिल है, वो शहीद होती हैं। 5 दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद होते हैं, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान जो हैं वो शहीद होते हैं और एक जो गार्डनर थे पार्लियामेंट में वो भी इस हमले में शहीद हो जाते हैं। आज 22 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ उसके पीछे की असली वजह क्या थी। क्या सिर्फ भारत को दहशतगर्द सिर्फ भारत को हिलाना चाहते थे, या उनका मकसद कुछ और था? जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी किताबें उसके बाद लिखी गई, जिसमें कि कई सारे ऐसे चौंकाने वाले दावे किए गए, जिसमें बताया गया कि जो पार्लियामेंट पे अटैक था 2001 में, वो सिर्फ एक डाइवर्जन अटैक था, वो सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला अटैक था। आपको बता दूं कि जब इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे आतंकी हमले की दिल्ली पुलिस ने
और भी कई सारी जो एजेंसियां थी, सुरक्षा एजेंसियां थी, उन्होंने जब इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि इसमें कुल 4 से 5 नाम जो थे बड़े बड़े वो सामने आए थे। आपको बता दूं कि इस पूरे हमले के जो साजिशकर्ता थे, जिनको मास्टरमाइंड कहा गया, उनमें सबसे पहला नाम मोहम्मद अफजल गुरु का था। उसी का एक भाई शौकत हसन गुरु, और शौकत की वाइफ जो थी अफसान गुरु, और एक नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। ये सभी जो थे वो JKLF जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए थे। और आपको बता दूं कि ये सभी लगातार, और ये सभी जो थे वो अरेबिक पढ़ाते थे, यानी कि लेक्चरर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी। अफजल गुरु, उसका भाई हसन गुरु, उसकी वाइफ अफसान गुरु, ये सब लेक्चरर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे ये, जो कि आतंकी थे। आपको बता दूं कि इन सब की इंक्वायरी हुई, कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस चला, स्पेशल कोर्ट बनाई गई इनके लिए। कई सारे केसेस इनके ऊपर चार्जेस लगे, जैसे 302, 307 जैसी धाराएं तो थी ही, साथ के साथ कोटा जैसी धाराएं भी इनके ऊपर लगाई गई थी। आपको बता दूं कि बाद में जो शौकत हसन गुरु था, जो अफजल गुरु का भाई था, उसकी पत्नी जो थी अफसान गुरु, उसको कई सारे मामलों में बरी कर दिया गया। एक मामला था जिसके तहत उसको 5 साल की सजा हुई थी। फिर और दिनों तक केस चलता है, थोड़ा केस आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है राम जेठमलानी जो हैं वो इन्हीं जो आरोपी थे उनमें से एक का, सैयद अली गिलानी का जो था, वो केस लेते हैं और उस केस को लड़ते हैं, और सैयद गिलानी जो है वो भी इस केस में उसको भी बरी कर दिया जाता है बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। आपको बता दूं कि इसके बाद अफजल गुरु जो था उसको 20 अक्टूबर को फांसी दी जाना तय की गई थी कोर्ट द्वारा, लेकिन उसका परिवार और उसके वकील जो हैं वो इस फांसी पर स्टे ले लेते हैं। स्टे लेने के बाद ये मामला काफी दिनों तक चलता है, काफी दिनों तक ये तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के पास रहता है। फिर बाद में प्रणब मुखर्जी जी के पास आता है। प्रणब मुखर्जी जो है वो इस अपील को कि उसे फांसी ना दी जाए उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर 9 फरवरी 2023 को फाइनली जो है उसको तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है मोहम्मद अफजल गुरु को, जो कि इसका मुख्य साजिशकर्ता था पार्लियामेंट अटैक का। इसके बाद शौकत हसन को जो उसकी फांसी की सजा थी उसको कम करके उम्र कैद में बदल दिया जाता है, और जो उसकी एक्चुअल सजा थी उम्र कैद की उसको उससे 9 महीने पहले ही छोड़ दिया जाता है उसके एक अच्छे व्यवहार के कारण। ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश के कानून में आतंकवादियों को भी छोड़ दिया जाता है खुला, ताकि वो और भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। आपको बता दूं कि इसके बाद जो लाल कृष्ण आडवाणी थे तत्कालीन गृह मंत्री, उन्होंने इस पूरे हमले के पीछे जो है उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि इसके पीछे पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI और लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ था। इसके बाद दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा तनातनी हो जाती है, और 20 दिसंबर 2001 को भारतीय सेना जो है वो LOC पर अपनी सबसे बड़ी फोर्स को डिप्लॉय करती है। इंडियन आर्मी को सबसे ज्यादा संख्या में डिप्लॉय करती है। पूरी दुनिया ये मान चुकी थी 2001 20 दिसंबर 2001 को कि अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से शायद कोई भी नहीं रोक सकता है, और ऐसा होना इसलिए मुमकिन था क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी जो सेनाएं थी उनको LOC पर तैनात कर दिया था। सब लोग ये मान रहे थे कि ये दो परमाणु संपन्न देश अब एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं, युद्ध में घुसने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे उसके कारण थे, वो राजनीतिक कारण मान लीजिए और कई सारे कारण मान लीजिए, लेकिन इतना ही हम लोगों को पता है कि जो पार्लियामेंट अटैक था उसमें 5 आतंकवादी घुसे थे, जो 4 साजिशकर्ता थे, उसमें से अफजल गुरु को फांसी हुई थी। ये वही अफजल गुरु था जिसके लिए JNU में नारे लगाए गए थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, देश के टुकड़े के ना भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले जो नारे थे वो लगाए गए थे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इस तरीके के जो JNU में नारे लगाए गए थे, जिसमें कि कन्हैया कुमार जो कि अभी कांग्रेस का नेता है और तब वो स्टूडेंट लीडर हुआ करता था JNU का, उसका नाम उसमें सबसे पहले प्रमुखता में आया था। उमर खालिद का भी नाम इसी में आया था, सैला राशिद का भी नाम इसी प्रकरण में आया था। खैर वो अलग चीज है। अब मैं आपको आता हूं कि एक किताब लिखी गई इसके बाद जिसका नाम था
कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट अटैक किस तरीके से डाइवर्जन था, सिर्फ एक डाइवर्जन था एक दूसरे बड़े आतंकवादी को उसकी एक जगह से दूसरी जगह पर छिपाने के लिए, और ये सब कुछ जो है आईएसआई के इशारे पर हो रहा था। आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि 2011 पार्लियामेंट अटैक से ठीक लगभग 3 महीने पहले सितंबर में, यानी कि 9/11 जिसको हम लोग बोलते हैं 2001, तब अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जो कि अल-कायदा ने किया था। अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन था जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता था, और इसका जो मुखिया था वो था उसामा बिन लादेन। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने आतंक का नाम सुना हो और उसामा बिन लादेन का नाम ना सुना हो। उसामा बिन लादेन आतंक की कह सकते हैं कि आतंक का एक बहुत बड़ा चेहरा था। उसामा बिन लादेन उन दिनों जो है वो अफगानिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में था, खैबर पास के आसपास कहीं पर, दुरान लाइन जो है उसके आसपास कहीं पर छिपा हुआ था, ऐसा बताया जाता है। तोरा बोरा की जो वो पहाड़ियां हैं वहां पर छिपा हुआ था। अब अमेरिका के लिए ये मुसीबत थी कि इतने बड़े अफगानिस्तान में वो ढूंढे कैसे उसामा बिन लादेन को। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज, वहां की फोर्सेस लग जाती हैं उसे ढूंढने में, और 3 महीने में वो अफगानिस्तान को इस तरीके से हमला करती हैं, इस तरीके से स्ट्राइक करती हैं अफगानिस्तान पर कि वहां पर सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। अफगानिस्तान में उस दौर में अल-कायदा और तालिबान का ही राज हुआ करता था। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि 16-17 दिसंबर को जो है अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो बहुत करीब थी, ऐसा समझ लीजिए इतनी करीब थी कि एक इशारे पर ही अल-कायदा का जो ये चीफ था उसामा बिन लादेन, उसे मारा जा सकता था। यानी कि हमले 9/11 जो हमला हुआ उसके ठीक 3 महीने बाद ही उसे मारा जा सकता था। लेकिन हुआ ये कि जो उस टाइम CIA स्टेशन चीफ थे रॉबर्ट ग्रेनियर जो थे, उन्होंने अब ऐसा बताया है कई जगह पे कि उन्होंने अमेरिका से बहुत फोर्स मांगी थी डिप्लॉय करने के लिए उस पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए, जिस एरिया में उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, तो उसे डिनाई कर दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया फोर्स देने के लिए, वहां पर फोर्स लगाने के लिए। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि रॉबर्ट ग्रेनियर ने, जो कि CIA स्टेशन चीफ था उस टाइम में, उसने भाड़े पर पाकिस्तानी आर्मी को एक तरह से कहा जाए कि किराए पर पाकिस्तानी आर्मी को लिया और उस पूरे दुरान लाइन जो थी उस पर लगा दिया, ताकि किसी भी तरीके से उसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान से एस्केप ना हो पाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में चला जाता तो फिर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता, यानी कि नामुमकिन के बराबर हो जाता। अब हुआ ये कि जब ये पार्लियामेंट अटैक हुआ और इसके बाद भारत की सरकार ने जब इस पर रिएक्ट किया और अपनी आर्मी को जो है वो डिप्लॉय किया LOC पर, तो फिर उसके बाद जो है उस टाइम जो था, जो जिस आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को अमेरिका ने, एक तरीके से कहे अमेरिका या CIA के जो स्टेशन चीफ थे रॉबर्ट ग्रेनियर ने किराए पे लिया था, उसे भी वहां से उस बॉर्डर से हटना पड़ा और वो भी LOC के एरिया में लाना पड़ा उनको। और उस टाइम जो उनका कमांड कर रहा था इस आर्मी को, जो डिप्लॉयमेंट थी उसको जो कमांड कर रहा था वो अली जान औरकज़ई था, जो इनका कमांडर था पाकिस्तानी आर्मी का, जो उस एरिया में कमांड कर रहा था। तो उन्होंने पूरी आर्मी जो थी वो अफगानिस्तान बॉर्डर से उठा करके LOC पर पटक दी, और जो वो बॉर्डर थी वो पूरी तरीके से खाली हो गई और एक तरीके से सेफ पैसेज मिल गया उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसने का। आपको बता दूं कि उसामा बिन लादेन जो है वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी था दुनिया का, और अब ऐसा बताया जाता है कि एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द एक्साइल द फ्लाइट ऑफ उसामा बिन लादेन, जिसे लिखा था कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने। और उन्होंने ही अपनी किताब में ये बताया था कि एक स्टेटमेंट है जिसमें कि तत्कालीन CIA स्टेशन चीफ रॉबर्ट ग्रेनियर और एम्बेसडर वेंडी चैम्बरलिन ने ये बताया था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट अटैक था, जो कि पार्लियामेंट पे हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, वो कोई भारत पर हमला नहीं था, वो भारत की संसद पर हमला नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत उसामा बिन लादेन को अमेरिका के चंगुल से बचा करके पाकिस्तान में दाखिल करने का एक मास्टर प्लान था, जिसे कहा जाता है कि ISI ने पूरी तरीके से षड्यंत्र के साथ रचा गया।
क्योंकि अगर पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो अफगानिस्तान बॉर्डर से नहीं हटती तो ना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में घुस पाता और शायद हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही उसे वहीं पर मार दिया जाता। और ऐसा नहीं हुआ और आप सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन फिर बहुत सालों तक छिपा रहा। उसके बाद एबटाबाद में वो बाद में जब नेवी सील्स, अमेरिका की नेवी सील्स जो थी, उसने एक ऑपरेशन चलाया और तब वो वहां पर जाकर के मारा गया। जो काम 3 महीने पहले हो सकता था उससे पूरा लगभग 1 दशक लग गया उन्हें ओसामा तक पहुंचने। तो पार्लियामेंट अटैक में हमारे 9 वीर जवान जो हमारे शहीद हुए थे, साथ ही में 18 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। और भारत के इतिहास का ये एक काला पन्ना है जिसे शायद ही कोई भारतीय कभी भूल पाएगा। पार्लियामेंट अटैक में जो 9 जवान शहीद हुए थे, शिवालिक जनरल उन्हें कोटि-कोटि नमन करता है। आपका इस पूरी कहानी पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।